ईमानदार लोगों को अंदर जेल में जा रहे हैं। आप जो है पार्टी के गुणगान मत कीजिए, सवाल पूछिए। और रही बात स्वास्थ्य की, मेडिकल में जाओ, मैं वहाँ मेरा बेटा बीमार हुआ छोटा सा, और बुरी तरह से उन्होंने फिर ना, जब वो डेड होने वाला तभी बोला पीजीआई ले जाओ। क्यों इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया? मैं जनता से पूछती हूँ, क्यों नहीं है वहाँ पर डॉक्टर? क्यों नहीं है? सवाल आंसर दीजिए इसका। गरीब लोगों को एक सुविधा मिल जा रही है, ऐसे ही बना रहे हैं ऑल इंडिया को, पीजीआई में भेज रहे हैं। ठीक है, बनाया आपका सवाल नहीं हुआ है। बच्चे जो है बेरोजगारी में जो है फिर रहे हैं, मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, और 4 साल का जो है उनका बोझ कर निकाला गया, वो कहाँ है? फिर उनको पेंशन नहीं है, खुद तो 4 महीने भी इसका जवाब दीजिए। आकाशी सबसे पहले आप इस बताइए, क्योंकि ये जो सवाल है ये स्वास्थ्य को लेकर उठाया, और कई बार यहाँ पर हर आम जो लोग है, पब्लिक है, वो परेशान होती हुई नजर हमने भी पाई है। हमने पिछले कल भी वक्तव्य जारी किया था। मुझे कुछ डॉक्टर्स जो मेरे क्लासमेट्स हैं उन्होंने बताया कि जोनल हॉस्पिटल मंडी में इतनी स्थिति विपरीत है कि जो मशीनें इंस्टॉल की गई हैं वो वर्किंग में नहीं है, और डॉक्टर्स को जो है पेशेंट को भेजना पड़ता है बाहर करने के लिए, वो टेस्ट लेने के लिए, और इतना ज़्यादा बोझ जो है मरीजों के ऊपर पड़ रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संदर्भ में इसमें लेटर लिखा और कहा कि मंडी आपका होम क्षेत्र है, आप तुरंत इसमें इंटरफेरेंस करें। भाई वालिया जी ने कहा विश्वविद्यालय को लेकर ये नौजवानों का विषय है, और मुझे लगता है कि नौजवानों का बहुत ज़्यादा, मैंने 3 दफ़ा कॉलेज का विजिट किया, और आप हैरान होंगे कि एक कक्षा में 250-300 बच्चों को बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है। एक वालिया जी सुनिए आप, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत तौर पे अनुभव है। उस बार भी हमने चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखी, क्योंकि ऑलरेडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी कांग्रेस सरकार के समय बन चुकी थी, 55 करोड़ का बजट पारित हो चुका था। हमारा ये कहना है कि केवल घोषणाओं मात्र से जो है पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको धरातल पे भी उसको लाना पड़ेगा। आपने विश्वविद्यालय बना दिया, आप इतना बड़ा विजय हाई स्कूल का कॉम्प्लेक्स है, गर्ल्स स्कूल का कॉम्प्लेक्स है, राजाओं के इसमें राजा विजय सेन जी ने जगह डोनेट की, आप वहाँ पर पार्किंग और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। मैं इसमें एक पहले तो और हिमाचल प्रदेश को इस तरह से बताना, आकाश को लगता है कि आकाश ने फिर से शायद कांग्रेस फिर से रिज्वाइन की है, इसलिए शायद मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा बोलने की इच्छुक है। आज मैं कहना चाहूंगा, यदि कांग्रेस में शक्ति होगा वो आकाश ही होगा। परी जी से निवेदन करता हूं कि जवाब ले ले, मैं परी जी से निवेदन करता हूं कि जवाब ले ले। मैं इसमें इतना कर कहना चाहूंगा कि अगर आकाशी को हिमाचल प्रदेश का विश्वविद्यालय छोटी चीज लग रही है, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वो क्लस्टर विश्वविद्यालय नहीं है, वो क्लस्टर के ऊपर जवाब दीजिए। हेलो, मैं पहले शिक्षा के ऊपर दे लेता हूँ, फिर स्वास्थ्य के ऊपर दूंगा सवाल। आज हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय जो बना है उसके लिए हम आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद भी करते हैं। और शायद यहाँ से एक जवाब आया था की बात नहीं हो रही है, एक यहाँ से जवाब आया था कि स्कूलों की स्थिति किस तरह से है। आज हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए 15-15 लाख रुपए अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में देने का काम किया है तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहूंगा, आज मैं कुछ स्कूलों के नाम भी लूंगा। आज भंगरोटू स्कूल नेर चौक के पास है। आप प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास के रूम को देखिए। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में किया है। वालिया जी, वीरेंद्र जी के टाइम से शुरू हो चुकी थी स्मार्ट क्लासेस। आगे बोलिए, आगे बोलिए। मैं बजट पब्लिक का सवाल आ रहा है, पब्लिक का ही सवाल उठाएं और पब्लिक का ही मैं जवाब भी दे रहा हूं। और जैसे कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कह रहे हैं, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर एम्स किसी ने शुरू करने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जगत प्रकाश नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, आज वो उनकी देन नहीं है। जुमलों और झूठ आज नहीं चलेगा। आज कॉलेज है नेर चौक। मैं कहना चाहूंगा काशी से जवाब तो ले लें, जितनी जल्दी भी क्या है। आज मेडिकल कॉलेज
अगर हिमाचल प्रदेश में वालिया जी सभाएं हैं, वालिया जी सवाल सुनिए, वालिया जी जी। सवाल सुनिए। कहिए जी, कहिए सर। मैं सवाल शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है, दो बातें मैं बोल दूं। आप देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने शिक्षण संस्थान हैं, वालिया साहब इक्का दुक्का उदाहरण दे रहे हैं बंगलुरु का इक्का स्मार्ट क्लासेस का, लेकिन जितने स्कूल्स हैं स्कूलों में टीचर्स नहीं आज। उसके साथ साथ हर स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहाँ तक हमारी एक बहन ने यहाँ पे सवाल उठाया कि स्वास्थ्य की काफ़ी हालत खराब है, चरमरा गई स्वास्थ्य व्यवस्था, वो मैंने पहले भी कहा। आप भी देखो मंडी का जोनल हॉस्पिटल है, उसमें कितने डॉक्टर खाली हैं। आप नेर चौक के हॉस्पिटल में देखो कितने डॉक्टर्स खाली हैं। जिस इलाके से मैं आपको जवाब दे रहा था, जिस इलाके से इसी का जवाब दे रहा हूँ, बार बार जोगिंदर नगर से, प्लीज सुनिए, जवाब दे रहा जवाब भी लेना चाहिए। आप जोनल हॉस्पिटल वहाँ पे खाली पड़ा है हमारा, जवाब भी लेना चाहिए। हमारे जो सारे के सारे हॉस्पिटल हैं खाली पड़े डॉक्टरों के बिना, हमारे स्वास्थ्य के अंदर खाली पड़े हैं। आप किसी हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेज नहीं है, एम्बुलेंस के तौर पे ड्राइवर नहीं है। मैं जो 8 घंटे शुरू में जो सवाल उठाया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं, और इन सेवाओं को जवाब करने के लिए सरकार ने 5 साल में क्या किया? परी जी जवाब ऊपर गुरु लोग बैठे हैं, ऊपर जो है ये धरने पे और इनका आंदोलन चला लंबे समय से कर्मचारियों का, जिसमें अध्यापक भी हैं जिनकी आप बात करें कि शिक्षक ने बहुत कुछ किया। आप 1700 रुपए की पेंशन पकड़ाएंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे लोग कर्मचारी, ये कौन सी नीति है? ये लोग अपने परिवारों से दूर आकर के आंदोलन में बैठे और आपकी सरकार सुनने के तैयार नहीं है। आप वायदा करते हैं कि हम जो ओपीएस लाएंगे, लेकिन बताओ ना 5 साल में क्या किया? डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में जो है आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बैठे हैं, वहां पे सत्ता में, केंद्र की सत्ता में। हिमाचल प्रदेश में आप क्या मुश्किल है आपको जो है ओपीएस लागू करने में? जी सर, क्यों आप जो है मजबूर करें लोगों को शिमला में बैठने के लिए? क्यों मजबूर करें आप लोगों को जिला हेडक्वार्टर में बैठने के लिए? और लोग अगर वहां पे आंदोलन करके जाते हैं, आप ट्रांसफर कर देते हैं उनको, वो नारा लगाते हैं जो ये मामा का, उसमें कौन सा गलत है, कौन सा कहना चाहूंगा आप उनकी ओपीएस बहाल करो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो डिबेट कैसे चले? जी, सभी को मेरा पहले प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपनी बात, मैं सीताघाट विधानसभा क्षेत्र से हूँ और मैं अपनी बात रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मोदी जी ने वायदा किया था कि हर एक गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, और गंगा मेरी माँ है, गंगा ने मुझे बुलाया है, और वो गंगा आज तक साफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो और जाने या इनकी पार्टी जाने, ये हमें नहीं मतलब। जो एक गरीब बंदा है वो मरना नहीं चाहिए, उसके साथ ही जीवंत भारतवर्ष का आगमन होना चाहिए। मेरी बात ये समर्थन में है। देखिए, जब कोरोना फैला तो सबसे बात हमें वेंटिलेशन की जरूरत थी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, उस हमें वो चीज नहीं मिल पाई। हर एक बच्चा मैंने डिबेट में देखा, एक फेसबुक के ऊपर मैंने व्यू देखा, तो बच्चा पैदल चल रहा था, बिहारी था, वो बिहार से था, तो उसके लिए बसें नहीं प्रोवाइड करवाई गई। वो बेचारे पैदल घूमे, पैदल उसने बच्चा 4 साल का 4 महीने 4 दिन से लेके वो मरा पड़ा था, उसकी छाती के साथ लगा हुआ था। ये दर्द है, ये आम जनता का दर्द है। ये बड़ी बड़ी करके किसी के साथ में आने वाला काम नहीं है। एक उससे पूछा जो रोटी घर में गिनती मार के कमाता है या दिहाड़ी लगा के कमाता है जनाब, ये दर्द निकल रहा है पब्लिक का, ये पब्लिक का दर्द निकल रहा है। जवाब दीजिए और शॉर्ट में दीजिएगा, समय का भी थोड़ा अभाव है, समय का ख्याल रखिए। आज जैसे खुशहाल जी ने भी कहा कि मोदी जी की सरकार ने, और कहा कि कोविड के समय में क्या स्थिति रही। आज कोविड से समय से लेकर आज गरीबों को राशन 80 करोड़, आपके सामने व्यक्ति बोल रहा है कि कोविड के समय में सरकार ने खाना दिया। सर दुनिया ने देखा, वालिया जी दुनिया ने देखा, आज 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, कोविड जैसे हालात अगर हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में आए, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस भारत देश की सरकार ने, अगर किसी ने 80 करोड़ इस देश के व्यक्तियों को, परिवारों को अगर किसी ने मुफ्त राशन देने का काम किया है, वो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। आज कोविड के समय में आप डिपो में जाएंगे, आज इस पूरे प्रकरण में जब भी कोविड चला था, हर गरीब को राशन पहुंचाने का काम
इस सरकार ने किया है। ये गलत है सर, ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का हमने मांग की कोविड पीरियड में, के ऊपर हमें गर्व भी है। हमने कोविड पीरियड में मांग की। जब आप बोलते हैं आप पहले उसके बाद कुछ बोलिए, उसके बाद आप इसी में जोड़ रहा हूँ, इसी में जोड़ रहा हूँ। देश की जनता की मांग थी कोविड पीरियड में कि कोविड पीरियड में कम से कम हर परिवार को 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए। हेलो, आप सुनना नहीं चाहते, आपको जवाब ही सुनना नहीं चाहते। एक मिनट, आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। के बांटने से किसी की भूख की नहीं मिल पाती, बात करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा जी ने सुनो माननीय मुख्यमंत्री जी को देश और उन्होंने कोविड के बारे में बताया और उसके बाद उनका बेसिक सवाल उठा रहा हूँ, बेसिक सवाल उठा रहा हूँ, आप प्लीज सुनो। बेसिक सवाल है, सुनना चाह रहे हैं। नहीं मैं आपसे बेसिक सवाल उठा रहा हूँ, सुनो। नहीं चाहते हैं। इस देश की जनता की मांग थी कि इस वक्त जो ये त्रासदी है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, जब लॉकडाउन भी लगा था और उसके बाद के पीरियड, कि हर देश के अंदर जो है प्रति व्यक्ति, हर परिवार को प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मुफ्त में दिया जाए। सरकार ने नहीं दिया, नंबर 1। दूसरी मांग ये थी कि उस पीरियड के अंदर कम से कम 7500 रुपया हर उस परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए। मैं कहता हूँ आपकी जानकारी शायद पूरी नहीं है। राशन देने का काम इनकम टैक्स पे ही नहीं है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश के आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने राशन स्पोर्टिंग का तेल के रेट में कटौती इस तरह से योजना जाकर गरीबों तक आप पहले अपनी जानकारी पूरी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में कोविड के समय में राशन सुनिए आप संबित पात्रा ने सुन लो प्लीज। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बात नहीं है। इस देश आप भी एक प्रश्न कीजिए, आप यहाँ पे नहीं बैठे, और मैं खुशहाल जी से निवेदन करता हूँ, खुशहाल जी यहाँ बैठे नहीं है। और आम जनता आकाशी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ बैठे हैं। मैं मैं यहाँ बैठी हुई आम जनता और इस टीवी चैनल के दर्शकों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए, एक जनता का काम में क्वेश्चन पूछ रहा, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से क्वेश्चन पूछिए। जनता सब जानती है। सभी बहनों से मेरा ये निवेदन है कि जो पब्लिक अगर सवाल आप लोगों से कर रही है, शांतिपूर्वक तरीके से उसका जवाब दीजिए, लेकिन शॉर्ट में। मैं 1 मिनट बोलूंगा। आज तक क्या किसी यहाँ बैठे हुए किसी दर्शक ने या चैनल पे किसी दर्शक ने कभी ये सुना कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का बजट फायदे में है? नहीं सुना कभी भी, हमेशा घाटे में रहा। दूसरा, क्या कभी सुना कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोन लिया या नहीं लिया? हमेशा लिया। लेकिन आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि जितने भी आज तक एमएलए रहे, मंत्री रहे, पूरे प्रदेश में जितने भी पेट्रोल पंप है, जितने भी गैस एजेंसी है या जितने भी फायदे के कारोबार है, ये सब इन नेताओं के है। एक नेता जो आज इलेक्शन लड़ता है, उसके कईयों की तो कुर्की होने वाली होती है, लेकिन उसके बाद वो करोड़पति अरबपति हो जाता है। क्या आपने सुना हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान को चलने लगे? सुना 1 किलो राशन से 2 किलो राशन से कांग्रेस को तिरंगा झंडा लगाने से भी आप करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया। आपकी सरकार ने उन करोड़ों हाथों को रोजगार देने के लिए क्या किया? वो बेसिक सवाल है भाई साहब का। मैं कमांडो नरेश कुमार जोगिंद्रनगर कोसी से बिलोंग करता हूँ। आम जनता की तरह मैं आप लोगों के समक्ष एक सवाल रखना चाहता हूँ कि विकास 75 ईयर के अंदर सर क्या विकास हुआ बताइए? 75 ईयर के अंदर आज जाइए गाँव के देखिए, वहां पर आज लोग भी तरस रहे हैं बेसिक चीजों के लिए। चीजों के पीछे हमारा तरसना पड़ रहा है। क्यों? 75 ईयर विकास किया बताइए? रोड गांव में फिर क्या है? रोड नहीं, नाले बनाए गए। पानी के नाम पर
और साथ ठगा जाता है, इतने लेट कहेंगे। जो आज गांव में जनता की आवाज है, मैं आप लोगों के समक्ष पूछना चाहता हूं, चाहे 75 ईयर के अंदर कोई भी सरकार रही हो, वो सरकार आकर हर गांव के अंदर जाके देखिए कि गांव में गरीब की हालत क्या है, या गांव वासी के जो हालात आज भी है वो क्या हालात है आप देखिए। ये मेरी अकेले की दास्तान नहीं है, सारे जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछिए दास्तान कि उनकी क्या दास्तान है। आज गरीबों के खाने पीने के ऊपर जीएसटी लगाई जा रही है, क्यों? को सांस लेने के लिए भी जीएसटी लगाई जाएगी क्या? बताइए आप। कल को क्या सांस लेने के अंदर भी जीएसटी लगाई जाएगी? आप बताइए सर, बताएं, जवाब दीजिए। अब मैं यहीं से शुरुआत करूंगी। फिलहाल पहले विशाल जी, आप जो इन्होंने ये बेसिक सवाल पूछा है, हर घर में हर गांव की ये स्थिति है। हम कहते हैं विकास हुआ है, 5 साल के अंदर विकास की बड़ी बड़ी गाथाएं गाई जा रही है। इलेक्शन, मैंने कल भी एक सवाल पूछा था कि क्या विकास के नाम पर सवाल इलेक्शन लड़े जाएंगे। अब यहाँ आम लोगों का ये सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हालत है बेहद खस्ता है। और दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी से भी यही सवाल करूंगी और कांग्रेस से भी यही सवाल करूंगी, एंड में फिर बीजेपी, क्योंकि सत्ता पक्ष है और आपको इसका फिर जवाब देना है। लेकिन शॉर्ट में ये सवाल बड़ा वाजिब है और मैं शुरू से इस चर्चा में इन सवालों को उठाना चाहता था। ये बिल्कुल सही बात है कि गांव के अंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं चरबरा गई हैं, सेवाएं चरबरा गई हैं। और जो उन्होंने बोला कि आप खाने पीने की चीज़ों में आपने दूध दही तक नहीं छोड़ा, आप उस पर जीएसटी लगा रहे हैं। एक तरफ जो है आप बड़े पूंजीपतियों को पाल रहे हैं, आप उनको जो है हजारों करोड़ रुपए के उनके कर्जे माफ कर रहे हैं, आप उनके जो है बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, आप इस देश के संसाधनों को उनके हवाले कर रहे हैं। और इस देश की जनता अगर आपसे मांग करती है कि हमारे को जो है कम से कम 10 की राशन प्रति व्यक्ति प्रति परिवार मुफ्त दे दो 6 महीने तक सिर्फ, और 75 रुपये हमारे कैश ट्रांसफर कर दो हमारे खाते में, आपकी सरकार वो काम नहीं कर रही है। आपका मतलब जो प्रदेश की सरकार है और जो दिल्ली के अंदर जो है केंद्र की सरकार है। इसलिए बेसिक सवाल हैं और मुझे लगता है कि ये जो 5 साल का पीरियड है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आज हम देखते हैं जहाँ मुख्यमंत्री की रैली होती है, मेरे जोधपुर में भी 2 दिन पहले रैली हुई, धर्मशाला से पूरा बिलासपुर से सारी की सारी बसें पहुंचाएगी, जैसे बाकी दिन पूरा गाँव में बसें नहीं है। अपना जवाब दीजिए सर। देखिए सही बात है, आजादी के 75 साल बाद भी अभी तक जो बेसिक गांव के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। और एक आज अभी 2-3 दिन पहले एक बात उठी जिसकी खुशियां मनाई जा रही है कि ट्राइबल एरिया आदिवासी घोषित किया गया है एक जाति को, गिरिपार हाटी जाति को। मैं तो बोलता हूँ शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर आदिवासी जाति घोषित होने की खुशी हो रही है तो ये शर्म की बात है। मैं तो कहता हूँ कि ये हालांकि शहरीकरण होना चाहिए था उस एरिया का, वहाँ पे शिक्षा केंद्र बनने चाहिए थे, वहाँ पे हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, लेकिन आज उनको क्या खुशी दी गई कि आप आदिवासी घोषित कीजिए। मैं और कहूँगा मैम एक मिनट में आकाश हुआ है सिर्फ नेताओं का, उनके चमचों का, उनके रिश्तेदारों का, और इस प्रदेश की जनता का कोई आकाशी बहुत बहुत दुख का विषय है मेरा। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, यहाँ जो पैनलिस्ट हैं वो भी और लोग भी। आज आप 70-80 साल का बुजुर्ग यहाँ पे कोई बैठा होगा तो वो बताएगा कि देश में 70 साल पहले क्या था और आज हम कहाँ हैं। आज जहाँ पे पहाड़ियों की चोटियों पे पानी का नल, बिजली और व्यवस्थाएं बनाई गई, IITs बनाए गए, एम्स बनाए गए, बांध बनाए, इतना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आप लोग इतने आसान फरामोश हो गए हैं। आज इस कॉम्प्लेक्स में क्या था, आज इन बिल्डिंगों में क्या था, आप देखिए, यहाँ पे देखिए, विकास की गाथा को देखिए, आप कॉलेजेस को देखिए, आप इंस्टीट्यूशन को देखिए, आप अपने बुजुर्गों को श्राद्ध लगा हुआ है। मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ। आज आप गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। जिस भारतवर्ष में सुई तक नहीं बनती थी, जिस भारतवर्ष में मिट्टी नहीं थी, जिस भारतवर्ष में व्यवस्थाएं नहीं थी, उनको 70-75 वर्षों में जो भी सरकारें आई उन्होंने खड़ा किया। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस का योगदान रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, उनका भी योगदान रहा। और इतने स्वार्थी मत बनो। आज लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, आज लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, आज लोगों को खाने के लिए चाहिए।
आप उन विषयों पर सुनिए, आप अपने बुजुर्गों को मत कोसिए, यह बहुत ही दुखद विषय है। आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप ये जीन्स की पैंटें डाले हैं, शूज डाले हैं, आप बर्गर खा रहे हैं 50-50 रुपए का, कैसे खा रहे हैं आप लोग? आपके जेब में मोबाइल है, आपके घर में टीवी है, वाले जी जवाब दीजिए। आपके पास सब कुछ है, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ 70 सालों में। सावधान दीजिए आप। आकाश की शांति, आकाश की शांति। मुझे लगता है कि जनता से अगर इस तरह से बात की जाएगी, मैं आम आदमी पार्टी से निवेदन करूंगा, अगर आप इस डिबेट में आए तो आपका नंबर आ गया है। आम आदमी पार्टी आएगी, खालिस्तान के झंडे लगाएगी, उग्रवाद को भलाएगी, 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। अब मैं बोल देता हूँ, 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। निवेदन करता हूँ, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, देखिए कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, जवाब दूंगा। देखिए मैं बात दुनिया जानती है, इंदिरा गांधी जी ने चंडीगढ़ के होटल में संत भीमराव वाले जी से आम आदमी पार्टी बाद में जवाब दे, एक महिला का बदनाम करते हुए जिसने देश के लिए अपनी आहुति दी, आप लोग देख रहे हैं कि आज ये लोग ठेकेदार बन गए। की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मैं कहना चाहूंगा, परी जी मैं कहना चाहूंगा, आज मैं एक निवेदन भी करता हूं सभी भाइयों से, आप सभी मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, मेरा बोलने का विषय आया था, मुझे बोलना दो, इस डिबेट को शांति से चलना दे, आपसे निवेदन है। बिल्कुल, क्योंकि आप इस तरह से, मैं सबसे छोटा हूं आप में, तब भी आप मेरे को बोलना दे, क्योंकि चौथा नंबर मेरा जवाब देने का आया था। आज हिमाचल प्रदेश में जैसे कि कह रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता की पार्टी सरकार ने क्या किया, विपक्ष बार बार इस चीज को पूछ रहा है, मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। आज हिमाचल प्रदेश के आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो निर्णय लिए हैं, आज सहारा योजना हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी योजना बनकर उभरी है। ऐसा व्यक्ति जो लाचार था, जो घर में बेड में पड़ा हुआ होता था, जिसकी देखभाल करने के लिए आज कोई नहीं खड़ा होता था, आदरणीय जयराम ठाकुर जी खड़े और उनको महीने का एक योगदान के रूप में, एक राशि के योगदान के रूप में सहारा योजना में दिया। आज स्वावलंबन योजना युवाओं के लिए किसी ने चलाई, ग्रामीण क्षेत्र से उठा है। परिजी मेरे को सवाल ग्रामीण क्षेत्र के सवाल की महत्वता को समझिए। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को सवाल आपको क्या किया है? स्वावलंबन योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है और शहर के लोगों के लिए। पहले आप सवाल की महत्वता को समझिए। उन्होंने क्या बोला? लोगों ने सवाल किया, सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। इनकी बात का लोगों ने सवाल किया, उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। नहीं देना है ना, आपने वहाँ से पब्लिक ने पूछा है, पब्लिक ने जो पूछा है वहाँ उन्होंने ये सवाल पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों के हाल बेहाल है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। आप जवाब दीजिए, 1 मिनट के अंदर आप जवाब दीजिए। 3 घंटे से बाहर चले हुए हैं, 3 घंटे से आप सबको समय दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं आपको समय बराबर दिया जा रहा है, आपको समय बराबर दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा, जैसे बराबर दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा समय आप ही ले रहे हैं। की बात कर रहा हूँ मैं, बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ आज हिमाचल प्रदेश में वो स्वावलंबन योजना शहरी नौजवानों के लिए भी है तो ग्रामीण नौजवानों के लिए भी है। आज हिमाचल प्रदेश में हिम केयर अगर कार्ड बनाया गया है, वो सभी जाति सभी वर्ग से उठकर आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। आज हिमाचल प्रदेश में चली है तो ग्रामीण और शहर में सभी के लिए चली है। आज हिमाचल प्रदेश की सड़कों की स्थिति क्या जा रही है? आज अगर 4 लेन स्थिति तक पहुंचा है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से पहुंचा है। आप ही के पेमेंट की आप बात कर रहे हैं, 4 लेन का क्या हाल है? ये इंडिया मार्केट है, नगर निगम बना हुआ, देखिए हालात यहाँ पे। हेलो, देखिए घास के हालात देखिए और पूरे हालात देखिए यहाँ पे। हेलो, ये विकास है यहाँ पे। सवाल जी, नमस्कार। के लिए कैसे करता, ठीक है, के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें आज इस डिबेट के माध्यम से हमारे माइक ऊपर कीजिए। वामपंथी विचारधारा के लोग
आम आदमी पार्टी जो एक किस्म से वामपंथी विचारधारा को ही आगे लेके चल रही है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। आप भी नीचे हो जाइए। आज मेरा आग्रह रहेगा प्रताप बहादुर से कि जिस प्रकार की आपकी विचारधारा रही है, उस हिसाब से आज पूरे भारतवर्ष से आप जो है समाप्त हो चुके हैं। आपकी की हुई करनी आज हिमाचल प्रदेश भुगत रहा है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लगने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस वामपंथी विचारधारा के कारण डिले हुए हैं या पूरी तरह से समाप्त हुए हैं, इसका सीधा सीधा आरोप आप पे लगता है। आज आम आदमी पार्टी बार बार सिर्फ एक बात बोलती है कि दिल्ली की सरकार A+ में है, ये प्लस में है, बजट उसमें है, इसमें है। आप पहले अपना जनरल नॉलेज भी करके आइए। आप बताइए हमें कि कितना पैसा बिजली कंपनियों का दिल्ली सरकार के पास उधार है। उनकी उधारी अभी तक पूरी नहीं हुई है और कांग्रेस पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। आपने एक परिवार के लिए आप बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे, अंतिम बात सवाल बोल रहे भाई साहब। देखिए, ये बोलते हैं कि विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है, परंतु कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक परिवार को पालने के लिए इस पूरे भारतवर्ष के विपक्ष को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। पहले उस को मजबूत करें। आप सवाल नहीं कर रहे, आप आरोप लगा रहे हैं। चले आगे। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। आपने बड़ी अच्छी बात की और आप इस डिबेट में अकेले आदमी हैं जो सत्ता से सवाल ना करके वो कुशाल भागवत सवाल करें कि बेड़ा करके आपने किया प्रदेश का। और योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट इन पावर। मैं ना तो प्रदेश की सत्ता में हूँ, ना मेरी पार्टी है, ना देश की सत्ता में है। 5 साल का यहाँ पे हिसाब का मांग रहे लोग और जो सारे लोग आए, ही सर्व्ड एज ए कमांडो इन इंडियन आर्मी। उनका एक बेसिक सवाल था। आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी करने का पश्चिम बंगाल भुगत रहा है। बात हो रही है। परिजी मैं एक ही बार बोलना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज बड़े नजदीक कम्युनिस्ट पार्टी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सुविधा की तो बात करते हैं, मगर मेडिकल कॉलेज को बनने के समय में किसने सबसे ज्यादा विरोध किया था? कौन लाल झंडे लेकर मेडिकल कॉलेज के बाद सफर करता है? ठीक है, वो 4 साल जब मंडी के दोनों हॉस्पिटल को सरकार ने बेचने का निर्णय ले लिया था, हमने 120 दिन भूख हड़ताल करके आंदोलन करके मेडिक्स को बचाया है। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज नहीं है के अंदर मेडिकल कॉलेज ने सुविधा मिल रही है। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन हमें बोलना चाहते हैं, सुनो इस मंडी के इस मंच पे मैं खुशहाल जी आपकी बात सुन ली है। इस मंडी IIT में क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। लाल झंडे लेकर IIT में विरोध की शांति रखिए। आप सारे जिला की जनता को अब्यूज कर रहे हैं। उस जनता का हेलो खुशहाल जी अकेले नहीं है। खुशहाल जी ठीक है, मैं फिर से गाना लगाऊंगा 1962 को भूल न जाना के बहाने। हाँ, ये जिला की जनता जिस आंदोलन मैं कभी तो आपका विचार पूरे हिंदुस्तान में फल फूल रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा खुशहाल जी विरोध करना हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। वो आपकी पार्टी की एक विचारधारा ही बन गई है कि हर चीज का विरोध करना। इस हिंदुस्तान में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राकेश सिंह करेंगे उसमें 15 लाख हर एक के खाते में भेजूंगा, नहीं आता हम उसका करेंगे। अगर कोई बोले प्रभावितों की मांग को नहीं सुनता है, अगर जबरदस्ती एयरपोर्ट के नाम पर किसानों को तबाह कर देता है, वी विल फाइट। और हमें गर्व है जनता के लिए सर, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है वी विल फाइट। अगर वहाँ पे बसें नहीं है गाँव में वी विल फाइट। बेसिक सुविधा देने की बात नहीं, विकास करने की बात की थी। आज पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है, उसी का परिणाम स्वरूप हो रहा है। और देश की जनता को देश
के प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है और पूरे हिंदुस्तान में तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है। भारतीय जनता पार्टी देश और समाज के लिए काम कर रही है। मुझे माइक बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा भाई, हॉस्पिटल की बात कर रही थी, मैं जवाब दे रहा हूँ, क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। अरे हाँ, मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। दो बुजुर्ग सर, मेरा निवेदन है, बुजुर्ग कुछ बोलना चाहते हैं, वहां से बुजुर्ग की बात कीजिए। अपनी भाव करते रहते हैं, नहीं बोलने से कि या किसी ने कुछ नहीं बातें ही करनी सिर्फ बस बात सुनिए आप। एक मिनट में आपसे आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो काम शुरू हुए थे उनको नाम बदलने से क्या विकास होता है? क्या किसी का विरोध करने से कोई विकास होता है? जो आपने विकास किया, आपने विरोध किया, किसी भी विकास का आपने विरोध किया साल में, क्या उससे विकास होता है? कौन सा काम आपका सीधा हुआ जिसने विकास किया, जहाँ आपने विकास को रोका? देखो गरिमापूर्ण तरीके से ये किसी को भी गाली मत दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में काम किया होता तो आज लोग बोलते, कोई और आदमी बोलता है कि उन्होंने काम किया और बड़ा मील का पत्थर साबित किया और जिससे ड्रीम प्रोजेक्ट को बोलते हैं। आप अपनी पार्टी को गाली दे सर, आपकी पार्टी को आंदोलन में शामिल किया, आप उसको भी गाली दे रहे हैं, बोलते हैं ये विरोध क्यों किया? मैं बालिया से शांति बनाए रखिए। प्रश्न पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में 4 सालों से अध्यापक मैं कहना चाहूंगा, पर ही मैं जवाब दे देता हूँ पहले। आज हिमाचल प्रदेश में सरकार है। अगर मुझे लगता है कि डिबेट अगर होनी चाहिए तो शुरू से होनी चाहिए। तो वालिया जी, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा बाद में, अगर ये डिबेट होनी चाहिए थी शुरू से, जब 2014 में मोदी जी आए थे तो बड़े चिल्ला के कहते थे ये काला धन जो स्वीट बैंड में इकट्ठा हुआ है उनकी हमारे पास एक फोटो लिस्ट है। प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल खाली पड़े हैं, आप अध्यापकों की पूर्ति कब करेंगे? जवाब दीजिए। और अंग्रेज पहले डिवाइड रूल करते थे, भाजपा यहाँ पे डाइवर्ट रूल करती है। आज हिंदुस्तान और पूरे हिमाचल प्रदेश को लेकर जो बात छोटे भाई ने कही, आज हिमाचल प्रदेश में सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। छोटे भाई ने स्वावलंबन योजना के बारे में कहा कि वो योजना एक महज जुल्मा है। मैं छोटे भाई से निवेदन करता हूं कि गांव के जिस व्यक्ति ने अपना टिप्पर चलाया है, जिसने किसी, मैं यहाँ का एग्जांपल देना चाहूँगा, इसी मंडी शहर में एक कैफे, एक नौजवान ने जिसकी कोविड के समय के बाद नौकरी छूट गई थी, उस नौकरी को छोड़ने के बाद उसने सोचा कि मैंने एक कैफे चलाना है जिसमें खाने पीने का मैं सामान रखूंगा। उसको अगर किसी सरकार ने लोन देने का काम किया है, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है। वो इसी मंडी शहर का आपके स्कूल बाजार के पास वो व्यक्ति रहने वाला है। मैं नीर चौक की बात करूंगा, एक महिला की न्यूज भी पत्रकारों ने सभी ने चलाई थी, वो एक चैनल में बड़ी अच्छी न्यूज चली कि एक महिला, उसका परिवार दिल्ली में नौकरी करता था, वो यहाँ पर आई, उसने स्वावलंबन योजना से लोन लिया और वो भी व्यक्ति वहाँ पे खाने पीने का एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट नीर चौक रत्ती के पास चला रही है। इसके बाद तीसरी बात कहना चाहूंगा मैं शॉर्ट में नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। अगर हिमाचल प्रदेश में इस योजना के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से भी निवेदन करता हूं कि 35 वर्ष तक के नौजवान इस स्वावलंबन योजना का लाभ लीजिए। किसी भी नौजवान ने अपनी 35 वर्ष तक जो है वो नौजवान उसमें 35-30% सब्सिडी जो है उसको मिलेगी। अगर आप मशीनरी लेंगे, वो मशीनरी अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख की बनेगी, उसके ऊपर 30% मशीनरी मिलेगी। ये लाइव डिबेट आप देख रहे थे HHP न्यूज़ 24/7 चैनल पर। युवाओं के यहाँ पर जो सवाल लिए गए थे उसका आई थिंक मुझे नहीं लगता कि युवा इससे सेटिस्फाइड हुए होंगे। कौन हुआ कौन नहीं हुआ ये तो आगे आने वाले समय में ही तय होगा। लेकिन अंतिम में मेरा एक छोटा सा सवाल सभी से है। यहाँ हमारे अलग अलग पार्टी से है, बीजेपी से है, कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से है, CPIM से है।
सरकार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में 2022 में पुनः सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर जी, हम युवाओं ने किया है आगाज, हम नहीं बदलेंगे रिवाज, युवाओं ने खाना है, भाजपा को दोबारा लाना है। भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर के ऊपर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा और विश्वास से बताना चाहूंगा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में दोबारा बनेगी। डिसाइड आप लोगों ने करना है किसकी सरकार बनानी है किसकी नहीं, आप लोग भी सुनिए। लेकिन कितनी सीटें आप रख रहे हैं वो आने वाले समय में बताएंगे। कांग्रेस पार्टी बताएं सरकार किसकी बन रही है? मेरा जितने लोग लाइव भी देख रहे हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, मेरा आप सबसे, आप सर 24/7 से मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मतदाता ही सरकार बनाता और गिराता है। हम तो एक विपक्ष के नाते आपके समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं और एक आपको वायदा दे सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूर्ण प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को सुलझाने का। सरकार बनाना और बिगाड़ना काम आपका है। मैं आपसे ये हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, कांग्रेस की सरकार बनाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के समक्ष खड़ी रही। आज प्रत्येक वोट नहीं मांगा है, वोट नहीं मांगा है जी मैडम, वोट नहीं जैसे प्रदेश की जो जनता है इन दोनों पार्टियों से, खासकर बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पार्टियों के घाटे के बजट और बार बार लोन लेने की नीति और बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए कोई अच्छी नीयत और नीति न रखने के कारण और दिल्ली की सरकार की सफलता और उसके बाद पंजाब की सरकार की सफलता के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता की भी आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी आशा की निगाहों से देख रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और दोनों पार्टियों की गलत नीतियों से प्रदेश की जनता से को छुटकारा दिलाएंगे। धन्यवाद। तीनों पार्टियां दावा कर रही है, जो जनता का मूड है प्रदेश के अंदर वो साफ साफ ये है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है। 5 साल जो वायदा खिलाफी हुई है, जो जलालत लोगों ने झेली है, जो दर्द लोगों ने झेला है और जो उनके सपने पूरे नहीं हुए, उनके वायदे जो उनके साथ किए गए पूरे नहीं हुए, तो सत्ताधारी पार्टी को हराना चाहते हैं। उसके अलावा फिर है कि कौन सत्ता में आएगा, ये जो है हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात का तय करेगी। इतना तय है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है, उसको बाहर लोग करना चाहते हैं। HP 24/7 चैनल पर ये लाइव डिबेट आप देख रहे थे। HHP न्यूज़ 24/7 पर आप इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक मेरा चारों से ये सवाल है अंत में, क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अब छोटी सी यहाँ पर गैंग आ रही है, अलग अलग लोग यहाँ पर, मतलब पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। चारों लोग यहाँ बैठे हैं, चारों पार्टी के लोग हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? आज लोग हैं, महफूज नहीं है कहीं पर भी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में इसका आंसर हमने यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, अनवांटेड लोग आ रहे हैं। आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा, उन्होंने आज जो भी मंडी में एंटर कर रहा है, खासकर मंडी में उनका बायोडाटा बन रहा है, लाइसेंस बन रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ती जाएंगी क्योंकि बहुत से अनवांटेड लोग आ रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से, क्योंकि सरकार का कार्य होता है, प्रशासन का कार्य होता है कि वो लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। देखिए, बीजेपी सरकार आज के समय में इस चिंता में घिरी हुई है कि हम किस तरह से लोगों को लुभाएं, उनको किस तरह से अपने पक्ष की तरफ करें। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ उनका ध्यान नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ये पूरा का पूरा ये जो मामला है सत्ता पक्ष का है, ना इसमें कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी कमी है तो ये सत्ता पक्ष की है, बीजेपी पार्टी की है और मुख्यमंत्री की है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है और ये बड़ा दुखदायी भी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर और हमारे जिला के अंदर भी जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ ये जो नशाखोरी बढ़ रही है, चिट्टा की घटना बढ़ रही है और ये हम सब की जिम्मेदारी है। इट इज़ अवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी
all political parties as well as other जो सोशल दूसरे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि हम इस नशा को रोकें। और साथ में जो ये अपराधीकरण हो रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा स्पेसिफिकली। मैं जिस इलाके से आऊँ जोधनगर से, वहाँ पर 1 साल पहले एक युवती जिसकी उम्र 22-23 साल थी, वो जो है घर से गायब होती है। 1 महीने से बाद उसकी लाश मिलती है। आज तक गुनाहगारों को पकड़ा नहीं गया है। और जो सत्ता है वो जो है अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज युवा पीढ़ी को, किशोरों को बचाने की जरूरत है। और ख़ास करके जब चुनाव आता है उस वक्त जनता पे तय करना है कि जो मुफ्त की शराब बंटवाई जाती है पार्टियों के द्वारा, इसको रोकना है। क्योंकि इसी से जो है जब किसी के बच्चे को ऐब लगता है तो बाद में कोई नेता, कोई पार्टी उसके घर वापस ले जाती है कि तुम्हारे घर का दर्द क्या है। जिस बच्चे को कोई ऐब नहीं है उसको भी जो है चुनाव के दौरान ये जो है लत पड़ती है शराब की, नशाखोरी की। इससे बचना है। और जो लोग नशा परोसते हैं उनको करारा जवाब देना है चुनाव के अंदर। ये मेरा जो है निवेदन रहेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बीइंग ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इट इज माई प्राइम ड्यूटी कि मैं भी जो है उसको रोकने की कोशिश करूँ। ठीक है, समय का अभाव है हमारे पास और हमें अब समय के अभाव को देखते हुए वालिया जी इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस नशे को रोकने के लिए जो है एक योजना भी बनाई। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उस बैठक में हिस्सा लिया था। ये चिंता का विषय है, मगर हिमाचल प्रदेश में कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून व्यवस्था के खिलाफ कोई काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार भी इसमें सख्ती से पालन करती है। चलिए, लगने वाली है, अब कितने दिनों में आप लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बीजेपी से हमारे साथ है राकेश वालिया जी और कांग्रेस से हमारे साथ है आकाश शर्मा जी और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है शेर सिंह जी और CPIM से हमारे साथ है तुषार भारद्वाज। तो लाइव डिबेट में फिलहाल इतना ही। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जितने भी पब्लिक है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और खासकर युवाओं का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आपके सवाल हमारे लिए बड़े महत्व होते हैं, बड़े मायने रखते हैं। क्योंकि आप लोग आने वाली सरकार है, आप लोग इस सरकार को चुनते हैं, आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा देश किस ओर जाएगा। फिलहाल लाइव डिबेट में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।